अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, प्लांट्स जो हैं वो सबसे अच्छा ग्रो करते हैं जब सॉइल की पीएच न्यूट्रल के पास हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 से लेकर 7.5 ये एक आइडियल पीएच समझी जाती है और इस पर प्लांट्स सबसे बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हुआ करती है और क्रॉप्स जो है उनकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। लेकिन अगर पीएच इससे ज्यादा हो या इवन इससे कम भी हो, दोनों केसेस में प्लांट्स स्टैंडर्ड ग्रोथ शो करते हैं, बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ नहीं हुआ करती और ओवरऑल एक इकोनॉमिकल लॉस भी हम देखते हैं, क्योंकि हम जितने न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से क्रॉप्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो ज्यादा उसमें इनपुट देने के बावजूद आउटपुट उतनी क्रॉप से हम ले नहीं सकते। सब कॉन्टिनेंट एरियाज जो हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर हम कैल्केरियस सॉइल देखते हैं जिनकी पीएच काफी ज्यादा है। और पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर पीएच 8 से ज्यादा है और कुछ इलाकों में तो ये 9 तक भी रेंज कर रही है। और इतनी हाई पीएच में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं रहा करते या बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं और उनके लॉसेस ज्यादा हुआ करते हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि पीएच कम है, वहां पर पीएच 6 या इवन 6 से भी कम हुआ करती है और कुछ जगहों पर 5 और कुछ पर 4.5 तक भी ये रेंज करती है। तो जब इतनी लो पीएच होती है तो वहां पर तो वो उसमें लाइम डालते हैं, आप उसको कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डाला करते हैं अपनी जमीनों के अंदर, यानी कि चूना डालते हैं, लाइमिंग करते हैं, जिससे वो अपनी जमीनों की पीएच को बढ़ाते हैं। इसी तरह से हमारी जो जमीनें हैं इनकी पीएच जब इतनी ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, हमें एसिडिक सब्सटेंसेस ऐड करने चाहिए जो पीएच को कम करें। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्केरियस सॉइल्स जो हैं इनकी पीएच को परमानेंटली डिक्रीज नहीं कर सकते, बट एक शॉर्ट टाइम के लिए आप इनको जरूर कम कर सकते हैं, पीएच को जरूर कम कर सकते हैं और उससे जो है आप फायदा भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बड़ा प्राइमरी किस्म का नॉलेज है सॉइल साइंस का या केमिस्ट्री का, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही एसिड का नाम सुनते हैं तो फौरी तौर पे उस पे लोगों को डराना शुरू कर देते हैं कि अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो ये तो आपकी जमीन के अंदर माइक्रोब्स को किल कर देगी, इससे तो ऑर्गेनिक मैटर जल जाएगा, या ये तो अब वहां पर मौजूद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिप्लीशन का काज बनेगा, और इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं है। हम इसको डिटेल के साथ देखते हैं कि असल में होता क्या है और एसिड ऐड करने का मतलब क्या है। आम लोग ये समझते हैं कि शायद हम एसिड वही चीज है, जैसे हम देखते हैं कि अगर एसिड को जमीन पर डाला जाए तो वो जमीन जल रही होती है और वहां पर जो है उसमें से बबल्स निकल रहे होते हैं और जमीन जो ऐसे लगता है जैसे जल रही है। बट यहाँ पर आपने इस तरह से एसिड को पहली बात तो ऐड नहीं करना, आप बहुत डाइल्यूट फॉर्म में इस एसिड को ऐड कर रहे हैं। सपोज आप 10 केजी फास्फोरिक एसिड के ऐड करने जा रहे हो, 75% फास्फोरिक एसिड, उसके आप 10 केजी जो है वो एक एप्लीकेशन में जमीन को देने जा रहे हो। तो अब 10 केजी को 1 लाख लीटर पानी में जब ऐड कर रहे होते हैं तो ये इतना डाइल्यूट सोल्यूशन होता है कि इसकी एग्जांपल हम यूं लेते हैं कि आपके पास अगर 1 लीटर पानी हो, उस 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 1 ड्रॉप फास्फोरिक एसिड का ऐड किया जाए तो जितनी वो मिकदार बनती है इतनी ही आप बेसिकली वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वही वाली मिकदार वहां पर बनेगी कि 10 केजी को आप 1 लाख लीटर पानी में ऐड कर रहे हैं। तो ये पानी आप पी सकते हो, इसमें किसी किस्म का कोई, इवन जो फास्फेट आयंस है वो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं, तो आप उसको पी सकते हो। तो जिस पानी को इंसान पी सकता है वो किस तरह से जाके माइक्रोब्स को किल करेगा। और वैसे भी हम अगर इस लिहाज से देखा जाए कि 7 pH वाला जो पानी है वो अगर माइक्रोब्स को जाके किल कर रहा है तो भाई फिर बारिश का जो पानी है उसकी pH तो वैसे ही 5 और 6 के बीच में रेंज करती है, तो इतनी लो pH वाला पानी तो वहां पर जाकर कुछ भी नहीं बचेगा, वहां पर सारे के सारे माइक्रोब्स को किल कर देगा और वो तो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक मैटर को जला देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। बेसिकली एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस ही हैं और कुछ नहीं है। अब ये हाइड्रोजन आयन पहले से मौजूद जो पानी के अंदर हाइड्रोक्सल आयंस हैं उनको जाके न्यूट्रलाइज करते हैं और वहां पर एक न्यूट्रल जो है वो पीएच लेकर आते हैं, या अगर आप ज्यादा मिकदार यूज करोगे तो उसको हल्का सा एसिडिक इंपैक्ट डालेंगे जो कि हमारी जमीनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, किसी किस्म का कोई नेगेटिव इंपैक्ट हम इसका नहीं देखते। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि जब कभी बारिश होती है उसका इंपैक्ट क्रॉप से बहुत जबरदस्त आता है। हम वैसे भी पानी लगाते हैं लेकिन अगर यही पानी बारिश के जरिए लगे तो क्रॉप्स निखर जाती हैं और उनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाया करती है। वो
बड़े हमें जो है एक सरसब्ज नजर आती हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि बारिश आने के बाद हम वही पानी अगर वैसे दे रहे हैं तो उसको वो वाला इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन बारिश जो है वो फसलों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दो रीजंस हैं, और उसमें एक रीजन तो ये है कि कहीं ना कहीं बारिश के अंदर न्यूट्रिशन भी मौजूद होती है, चाहे वो बहुत मैन्यूट क्वांटिटी में है, उसमें नाइट्रेट मौजूद हुआ करते हैं, उसके अंदर सल्फर भी मौजूद हुआ करती है, तो वो तो चलो ठीक है, उसका एक मामूली सा इम्पैक्ट आता है। लेकिन मेन जो इम्पैक्ट है बारिश का वो होता है उसकी लो पीएच। हमारी जमीनों की पीएच काफी ज्यादा है, जो पानी हम लगा रहे हैं उसकी अपनी पीएच ज्यादा है, तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते। क्रॉप्स बहुत मुश्किल के साथ उन न्यूट्रिएंट्स को ले रही होती है, एक लिमिटेड मिकदार में वहां से एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। तो बारिश का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे ही ये बारिश वाला जो पानी है ये जमीन के अंदर जाता है तो एक शॉर्ट टाइम के लिए लो पीएच क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी अपनी पीएच कम है, तो शॉर्ट टाइम के लिए लो पीएच क्रिएट करता है, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें फास्फोरस है और उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खासतौर पे लाइक जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरोन, ये सारे के सारे अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, और उससे जो है क्रॉप की एक हम बहुत अच्छी ग्रोथ फौरी तौर पे देखते हैं। तो लो पीएच जो है ये हमेशा से पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, और अगर आप फास्फोरिक एसिड को जमीन के अंदर ऐड कर रहे हो तो ये भी लो पीएच क्रिएट करता है फॉर शॉर्ट टाइम, जिसका उसी तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलता है जैसे हम बारिश में देखते हैं। फास्फोरिक एसिड को अगर हम एज फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो इसके कौन से ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि हमें बाकी फास्फेटिक फर्टिलाइजर से नहीं मिला करते, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले तो फास्फोरिक एसिड हमारे इरिगेशन वाटर में मौजूद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स उनके साथ रिएक्ट करता है और उनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इरिगेशन वाटर के साथ कि इसमें मौजूद होते हैं, और ये जाकर अवेलेबल जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है जमीन के अंदर उनको अपने साथ मिला के उनको अनअवेलेबल फॉर्म में लेकर आते हैं, जिससे अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उससे जमीन सख्त होगी। पानी के साथ मिलकर ये क्योंकि लो पीएच क्रिएट करता है तो उसका फायदा हमें ये मिलता है कि वहां पर मौजूद बहुत सारे जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, खासतौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और प्लांट को अवेलेबल होते हैं। और उसके साथ साथ फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है वो भी ज्यादा देर के लिए रहती है, और इसकी फिक्सेशन जो है उससे ये बचा रहता है, तो लो पीएच क्रिएट करके ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा रहा होता है। और इसके अलावा ये कैल्शियम कार्बोनेट से जमीन के अंदर जाकर, क्योंकि हमारे कैल्केरियस सॉइल्स हैं और यहाँ पर कैल्शियम है तो बड़ी मिकदार में, लेकिन वो बाउंड फॉर्म में, वो बंधा हुआ है, बहुत ज्यादा फ्री नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये जमीन के अंदर पाया जाता है। तो ये रिएक्शन करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और वहां से कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है, अवेलेबल फॉर्म में लेके आता है। और जब कभी जमीन के अंदर कैल्शियम आयन बढ़ेंगे तो उससे जमीन एक तो नरम होगी, और उसके साथ साथ जो है सोडियम को रिप्लेस कैल्शियम करता है, तो सोडियम के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनसे भी जमीन जो है वो महफूज रहा करती है और ज्यादा बेहतर तरीके से क्रॉप्स जो परफॉर्म करती हैं। फास्फोरिक एसिड की कितनी क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज इसको करना चाहिए, इसको समझने से पहले आप ये जानिए कि फास्फोरिक एसिड मुख्तलिफ किस्म की कंसंट्रेशंस में आता है, मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी में आता है। सबसे जो सस्ता सोर्स है फास्फोरिक एसिड का उसको यूज करना है। जो कंसर्न की चीज है वो होनी चाहिए कि पर परसेंट आपको कितनी जो है वो उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, वो कितना आपको कॉस्ट कर रहा है। बाकी कोई चीज आपकी अंडर कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ फूड ग्रेड हैं, कमर्शियल ग्रेड हैं, एग्री ग्रेड हैं, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के आपको फास्फोरिक एसिड के ग्रेड्स नजर आएंगे, तो ग्रेड्स को भूल जाइए, उसके कलर को भूल जाइए, उसकी ये वाली सारी की सारी जो खुसूसियात हैं इनको एक साइड पे रखकर आपने ये देखना है कि आपको कौन सा फास्फोरिक एसिड सबसे सस्ता मिल रहा है। ये मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं, ये बता के कि ये इस ग्रेड का है और इसकी प्राइस इतनी होगी और फिलहाल इस ग्रेड का इसकी प्राइस इतनी होगी, तो इसका जमीन के अंदर किसी किस्म का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो आप लोग जो है सबसे जो आपको चीप सोर्स लग रहा है आप उसको परचेज करें। और उसकी कैलकुलेशन जो है उसका भी मैं तरीका बताता हूं कि आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको किसी भी फास्फोरिक एसिड जो है उसकी 1 kg प्राइस देखनी है कितनी है, और फिर उसको डिवाइड करना है उसकी परसेंटेज के साथ। जो फैक्टर आएगा उसको नोट कर लें। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 85% फास्फोरिक एसिड है
और वो 210 रुपए पर केजी है। अगर ऐसा है तो आप 210/85 करें। इसका आंसर जो है वो हमारे पास 2.47 आएगा। अब ये वाला जो आंसर है इसको नोट करें, फिर 75% फास्फोरिक एसिड पर आए। वो सपोज 170 पर केजी है, उसको डिवाइड करें 75 से, इसका आंसर आपके पास 2.26 आ रहा है। और इसी तरह से एक एसिड आपको 60% मिल रहा है और वो 100 रुपी का मिल रहा है, 100 रुपी पर केजी मिल रहा है। 100 को डिवाइड करें 60 के ऊपर तो फैक्टर आएगा 1.66। और एक एसिड है 20% और वो 30 रुपए का आपको उसका केजी मिल रहा है, तो इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1.50। अब यहां पर सबसे सस्ता जो पर परसेंट आपको फास्फोरिक एसिड मिल रहा है वो 20% वाला है, जो कि आपको 1.5 रुपी पर परसेंट ऑफ फास्फोरिक एसिड पड़ रहा है। तो ये सबसे सस्ता सोर्स है। आप लाजमी तौर पे इसी तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप परचेज करने जाएं तो आप इस फैक्टर को ध्यान में रखें और अपने दिमाग में एक चीज नोट कर लें कि ये 1.5 से लेकर 1.7 1.8 मैक्सिमम होना चाहिए। इसका जो मैंने आपको भी फार्मूला बताया तो उसमें डिवाइड करें, और अगर 1.5 से 1.8 के बीच में रेंज कर रहा है तो ये इकोनॉमिकल है। वीक फास्फोरिक एसिड जो है ये लोकली क्योंकि प्रोड्यूस होते हैं इसलिए काफी सस्ते मिल जाते हैं। जैसे 20% जो है ये लोकली प्रोड्यूस हो रहा है। आल्दो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, बट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इन इम्प्योरिटीज के साथ कोई हमें मसला नहीं है। तो कोशिश करें कि जो सबसे लोएस्ट प्राइस पर आपको फास्फोरिक एसिड मिल रहा है उसी को परचेज करें। अगर 20% वाला जो है वो पर परसेंट के लिहाज से अगर उसकी कैलकुलेशन करें, अगर वो सस्ता आपको मिल रहा है तो लाजमी तौर पे उसी को परचेज करें और जो है उसको यूटिलाइज करें। फिर से रिमाइंड करवा दें कि फास्फोरस रिक्वायरमेंट क्रॉप्स की आमतौर पे जो क्रॉप्स की फास्फोरस रिक्वायरमेंट है वो काफी कम होती है, और अगर फास्फोरस सोर्सेज जो हैं उनको स्मार्टली यूज किया जाए तो इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी यूज नहीं करनी पड़ती और आप कम मिकदार में भी यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। क्योंकि फास्फेटिक फर्टिलाइजर सबसे कॉस्टली फर्टिलाइजर्स हैं इस वक्त, और इनका ओवर यूज और या इनका मिस यूज जो है वो लाजमी तौर पे एक इकोनॉमिकल बर्डन है फार्मर्स के ऊपर भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी, क्योंकि हम फास्फेटिक फर्टिलाइजर तकरीबन सारे के सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका एक ओवरऑल जो है वो कंट्री के ऊपर भी बर्डन पड़ता है। तो इसलिए इसको स्मार्टली यूज करें और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें। होपफुली आज की वीडियो से भी आपको काफी चीजों की इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।